आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज हमारे साथ है एडवोकेट सतीश उके। एक ऐसा नाम है जो हमेशा इस बात के लिए चर्चा में रहता है कि आम जनता के जो संवैधानिक अधिकार है उसकी कानूनी लड़ाई में उनका एक अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है और बस यहीं से जब वो अपनी याचिका प्रस्तुत करते हैं और वहाँ से एडवोकेट सतीश उके सबके ध्यान में आ जाते हैं। आज उके साहब से ये बातचीत करेंगे और कानूनी उन व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करेंगे जो हम सबको जानना ज़रूरी है एक संवैधानिक भारत का हिस्सा होने के कारण। एडवोकेट साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत। बहुत एडवोकेट साहब, बात तो आपसे बहुत कुछ करनी है क्योंकि कई केसेस ऐसे रहे हैं जो केसेस देश के महत्वपूर्ण केसेस रहे या मुद्दे भी बड़े महत्वपूर्ण रहे और वहाँ एडवोकेट सतीश उके एक याचिकाकर्ता के रूप में खड़े भी हुए। लेकिन हाल ही में जो बात आपके साथ जुड़ती है कि आपने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को एक आवेदन दिया और उस आवेदन के ज़रिए आपने उस मुद्दे को उठाया जिस मुद्दे पर बहुत सारे लोगों में विश्वसनीयता की बड़ी कमी है और वो ईवीएम का मुद्दा है, इलेक्शन के संबंध का मुद्दा है। और आपने ये आवेदन महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष को दिया और इस पर ये कार्रवाई आगे भी बढ़ी और विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी कोर कमेटी के साथ में इसकी बैठक की और लॉ कमेटी को इस बात के लिए आदेशित भी किया कि वो इस पर एक लॉ बनाए। इसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया को क्या मानना चाहिए? आपने मुझे बुलाया यहाँ पर, आपके जो दर्शकगण हैं उनके तक हमारे विचारों का ज़रिया, हम किस तरीके से कानून को देखते हैं वो पहुँचेगा। इसके लिए आप एक बहाना बने हैं, ये सुवर्ण बहाना जो है, सुनहरा बहाना जो है, उसके लिए हमें देने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आप इसके अधिकारी हैं। तो बात ऐसे साहब जी कि हमें खुशी होनी चाहिए कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं जहाँ पे लोकशाही जिंदा है। हम महाराष्ट्र में रहते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के कई राज्य जो है वहाँ पे लोकशाही अभी भी जिंदा है। तो जहाँ जहाँ पर लोकशाही जिंदा है वहाँ के लोगों का संविधान के जो प्रोविजंस है उसके तरफ देखने का नज़रिया जो है वो खुले मन का, खुले दिल का होता है। और संविधान को समझने के लिए खुला मन, खुला दिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संविधान जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए संविधान है और हम लोकशाही में जीते हैं जहाँ पे लोगों का शासन होता है। तो जहाँ पे अगर सपोज एकाधिकार रहा तो वहाँ पे संविधान काम ही नहीं कर सकता। वो सोच एकाधिकार वाली रही, वहाँ पे संविधान काम नहीं कर सकता। जबकि अपन उसको संविधान के नाम पर एकाधिकारशाही चलाएंगे तो फिर भी संविधान काम नहीं कर पाएगा। तो महाराष्ट्र में ये चीज़ पॉसिबल है अभी की स्थिति में। और इस परिस्थिति में हम रहने के कारण हम संविधान को अच्छे से समझ पाए। संविधान में एक अनुच्छेद है 328 जी, और संविधान के शेड्यूल 7 में स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसमें केंद्र शासन के अधिकार, राज्य शासन के अधिकार और दोनों शासन के सामयिक अधिकार। तो इसमें राज्य शासन के जो अधिकारों की जो सूची है उसमें सीरियल नंबर 37 पे दोनों जगह राज्य शासन को, राज्य शासन के विधायिका को जी अधिकार है कि वो अपने राज्य के विधानसभा के चुनाव के बारे में उचित कानून हर इशू के संबंध में, हर मामले के संबंध में बना सकती है अगर उस पर पार्लियामेंट ने इसके पहले कानून ना बनाया हो तो। ये और इस वक्त ये सहूलियत स्टेट गवर्नमेंट के पास है। वो सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं, तो हर स्टेट के राज्य विधायिका के पास में ये अधिकार है और ये संवैधानिक अधिकार है। ये किसी ने हमें दिया नहीं है। ये संविधान में का मूल आर्टिकल्स जो थे उसमें से एक आर्टिकल है, उसके मूल शेड्यूल में से एक अधिकार है। ये कोई अमेंडमेंट से डाला नहीं गया है कि ये कोई आसमान से गिरा नहीं है। जब बाबा साहब के अध्यक्षता वाले समिति ने संविधान लिखा था और जिसे संसद के सामने पेश किया, जिसे हमारे भारत देश ने स्वीकृत किया, वो संविधान में ये अधिकार है
तो बाबा साहब ने जब ये, और बाबा साहब की कमेटी ने जब ये अनुच्छेद लिखा, तो कुछ सोच मन में रख के ये अनुच्छेद लिखा है। अनुच्छेद 327 में केंद्र के पार्लियामेंट के अधिकार है, 328 में राज्य विधायिका के अधिकार है, और ये अधिकार जो है एब्सोल्यूट राइट्स है, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अगर सपोज केंद्र शासन ने एक कानून बना दिया कि बैलेट पेपर ये वैकल्पिक चुनाव का तरीका रह सकता है, तो उसको राज्य विधायिका को उसके ऊपर कानून बनाने की ज़रूरत नहीं। आज के तारीख में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के हिसाब से बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों चुनाव के तरीके स्वीकार्य है अपने यहाँ पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के हिसाब से। अब ये इलेक्शन कमीशन की मनमानी है कि वो विशेष लोगों को ही बैलेट पेपर के अधिकार देती है इस्तेमाल करने के, सामान्य जनता को नहीं देती। इसमें डिस्क्रिमिनेशन आता है। तो एडवोकेट सतीश उके ये चाहते हैं कि ये अधिकार सबके पास हो और ये विकल्प सबको मिले। बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली अपने विश्वास का पार्ट इसमें है कि हमारा विश्वास किस चीज़ में है। साहब देखिए कैसी है कि आदमी शादी करते वक्त अपने चॉइस के पार्टनर के साथ में शादी करता है, दोस्ती करते वक्त अपने चॉइस के आदमी के साथ में दोस्ती करता है, बराबर है। दोस्ती ज़बरदस्ती किसके ऊपर थोपी जा सकती है, लाइफ पार्टनर किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा सकता है। उसी तरीके से हम अपना भाग्य खुद लिख पाए, इसलिए हम लोकशाही में जीते हैं और लोकशाही हमारे यहाँ पर है। तो हमारा भाग्य जब हम खुद लिखते हैं तो हम सरकार हमारी होनी चाहिए। सरकार हमारी तभी होगी जब हम फ्री इलेक्शंस होंगे और हम फ्रीली उसको वोट करेंगे। आप किसी को जोर ज़बरदस्ती कर नहीं सकते कि आप ईवीएम के ऊपर में ही वोट कीजिए, आप बैलेट पेपर के ऊपर में वोट नहीं करेंगे। जब हमारा ईवीएम के ऊपर में, सपोज मेरा विश्वास नहीं है, आपका विश्वास है, तो आपके विश्वास को मैंने दखल नहीं देनी चाहिए। आप ईवीएम पे वोट कीजिए, मेरा बैलेट पेपर पे भी विश्वास है, मैं बैलेट पेपर से वोट करूंगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये दोनों मोड जो है वो इसमें रखने चाहिए। लेकिन तो वो नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ये जानबूझ के कर नहीं रहा है। ये अपने इलेक्शन कमीशन एक प्रकार की हिटलरशाही इसमें इस्तेमाल कर रहा है। बैलेट पेपर को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ने बैन कर दिया क्या? नहीं किया। अब मेरा एक सवाल है, अगर आपकी ईवीएम इतनी सजग है, आपकी ईवीएम इतनी कार्यक्षम है, तो आप उसके टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी के और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटिंग ईवीएम पर करके दिखाइए। आपके इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन पे, डिजिटल प्रोग्रामिंग पे इतना विश्वास है, तो आप ये जो है ये चुनाव भी उस पर करके दिखाइए। वो ये कर नहीं पाते क्योंकि इनको पता है कि इनकी ईवीएम उसमें वो चुनाव नहीं कर पाएगी, वो फेल्योर है। तो फिर ये ईवीएम सामान्य जनता के मत्थे क्यों मारी जाए? जो कुछ लोग अनपढ़ हैं, कुछ लोग कम पढ़े लिखे हैं, ये अपने जो खुद के अधिकार भी नहीं जानते, ऐसे लोगों को आप ज़बरदस्ती ईवीएम पे वोट करने लगाते हो। अभी फ़िलहाल का ही एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि मैं 52 दक्षिण पश्चिम नागपुर में रहता हूँ, जहाँ से उस वक्त के 2019 में जब इलेक्शंस हुए थे तो उस वक्त के राज्य के मुख्यमंत्री वहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट थे। हमारे चुनाव क्षेत्र का वोटिंग परसेंटेज हुआ 52%। उसमें से जो ये बीजेपी के कैंडिडेट चुन के आए उस वक्त के सिटिंग सीएम, इनको वोट मिले हैं 29%। यानी अगर इनको 5 ग्रेस वोट भी दे दी जाए तो भी इनका 30% कंप्लीट नहीं होगा। इवन 10वीं क्लास में पास होने वाले कैंडिडेट को 35% लगते हैं। तो ये एक चुनाव फेल्योर चुनाव है। अगर जिसमें से 100 में से अगर सपोज 52% लोग वोट कर रहे हैं तो ये पूरी लोकशाही नहीं है, पूरी लोकशाही का अमल इसमें हुआ नहीं है। तो मैंने मतदार संघ में घूम के लोगों को पूछा कि आपने वोट क्यों नहीं किया? जिन्होंने नहीं किया तो वो बोले कि साहब हमको ईवीएम के ऊपर में भरोसा नहीं, इसलिए हमने वोट नहीं किया और हमको उसको वोट देना नहीं था किसी भी कैंडिडेट को, और जीतने वाले जो कैंडिडेट था उसको तो बिल्कुल ही देना नहीं था। बोला कोई बात नहीं, आप जाके नोटा को वोट कर देते। साहब बोले हम नोटा को भी नोटा पे भी वोट क्यों करेंगे? वो मशीन के ऊपर में हमारा भरोसा नहीं, हमने नोटा को भी वोट किया तो वोट वो पर्टिकुलर कैंडिडेट को जाएगा। तो हम मशीन को छुए क्यों? हम मशीन के छाव में भी खड़े क्यों रहे? तो आज ये अविश्वास जो है
ये इलेक्शन कमीशन ने जो मोड दिया है, वोटिंग मोड, इसके प्रति लोगों का अविश्वास है। अभी आपको कितनी उम्मीद है सरकार से कि जिस तरह से आवेदन पर तो प्रक्रिया आगे बढ़ी, क्या ये प्रक्रिया आगे भी बढ़ रही है? आपने फॉलोअप लिया है इसका? भाई साहब, जब हम पारतंत्र में थे ब्रिटिशों के जी, तो वो पारतंत्र से बाहर आने के लिए हमको कई साल लग गए, कई दशक लग गए। जब हम जाति विवाद के गुलामी में थे, उसमें से बाहर आने के लिए हमको कई पीढ़ियाँ, कई सदियाँ लग गई। तो ये तो एक बहुत छोटा सा विचार है। ये विचार फैलने तक की देरी है। ये विचार लोगों तक पहुंचने से, लोगों को अपने अधिकार पता चलने से लोगों की मांग बढ़ेगी। एक समय ऐसी आएगा कि चुनाव आयोग को लोगों की इच्छा के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेसी है, उनकी हिटलरशाही नहीं। और देखिए साहब, हमारे संवैधानिक अधिकारों के प्रति हमने इतना सजग रहना चाहिए। अभी इस ईवीएम के मामले में अगर हम बैलेट पेपर चाहते हैं ईवीएम का अल्टरनेटिव के तौर पे, तो हर नागरिक का, महाराष्ट्र के नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने समूह द्वारा 5-5, 10-10 का समूह बना के, 50 लोगों का समूह बना के, 100 लोगों का समूह बना के अपनी एक याचिका बनाए, और वो याचिका के ऊपर में अपने एरिया के एमएलए की, विधानसभा सदस्य की दस्तखत ले और जाके कलेक्टर दफ्तर में उसे जमा करे। उसका मसूदा जो है याचिका का, वो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, या हमसे भी मांग सकते हैं। तो जितने लोगों की मांग ये राज्य विधायिका के पास में जाएगी, उतना राज्य विधायिका को समझेगा कि इतने लोग अपने अधिकारी के प्रति सजग है और इतने लोग अपने बैलेट पेपर चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि जिनको जिनको मेरे विचार पटे, उनकी डिमांड बढ़ेंगी, और एक दिन इलेक्शन कमीशन को लोगों के इच्छा के सामने झुकना पड़ेगा, और ये अधिकार हमको जल्दी ही मिलेंगे। नहीं, हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे आपने आवेदन स्टेट असेंबली को दिया और वहाँ विधानसभा अध्यक्ष ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, तो अभी आपके पास में क्या अपडेट्स हैं इसके? क्या इसको आप फॉलोअप करते हैं? जब विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी के सामने इसकी सुनवाई हुई जी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे, राज्य विधि व न्याय विभाग के रिप्रेजेंटेटिव थे, और अनेक अफसर वहाँ पर थे। तो हर किसी ने अपनी अपनी साइड उसमें रखी। तो उसमें चर्चा के अंत में अध्यक्ष महोदय ने ये स्पष्ट किया कि आर्टिकल 328 के हिसाब से राज्य विधायिका के पास में ये अधिकार है। तो जब ये अधिकार है, तो ये अधिकार का इस्तेमाल हम किसी के अधिकार छीनने के लिए नहीं कर रहे। हम ये चाहते हैं कि जिसको ईवीएम के ऊपर में चुनाव का प्रक्रिया करनी है, वो ईवीएम का इस्तेमाल करे, लेकिन जिनको बैलेट पेपर चाहिए उनको बैलेट पेपर करने दे। तो हम किसी के अधिकार छीन नहीं रहे, हम लोगों को, हम जनता को वैकल्पिकता दे रहे हैं। तो ये वैकल्पिकता किसी के भी राइट्स छीन नहीं रहे। अगर सपोज राज्य विधायिका ये इसके ऊपर में कानून बनाती है, और कोई नागरिक, महाराष्ट्र स्टेट का नागरिक, इसको अगर हाईकोर्ट के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज करता है कि नहीं ये कानून गलत है, तो ये विकल्पकता का कानून है। इस कारण उसमें अगर वो चैलेंज तो कोई भी कर सकता है किसी भी चीज़, लेकिन कोर्ट उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा, ऐसी हमें आशा है, क्योंकि वो जो चाहता है उसके अधिकार है, वो दूसरे के अधिकार तो छीन नहीं रहा है। मतलब वो विकल्प मांग रहा है। तो इसमें मेरे हिसाब से जो अभी विधि व न्याय विभाग को अध्यक्ष महोदय साहब ने जो आदेश दिए थे, तो इसके ऊपर में कानून आने में कुछ परेशानी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये कोई नया क्रिएशन ऑफ लॉ नहीं है, हम सिर्फ वैकल्पिक। चलिए, इसी से जुड़ी हुई एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने अनुच्छेदों की बात की है कि संवैधानिक अनुच्छेद और संवैधानिक कानून, इन दोनों चीज़ों को कैसे देखना चाहिए? क्या दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, या फिर दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है? नहीं, देखिए साहब, संवैधानिक अनुच्छेद जो है वो संविधान का पार्ट एंड पार्सल है जी, और संविधान जो है अपने देश में संवैधानिक सर्वोच्चता है। अपने देश में कानून की सर्वोच्चता नहीं है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं है, अपने देश में कार्यकारी अधिकारियों की सर्वोच्चता नहीं है, अपने देश में पार्लियामेंट या राज्य विधायिका की सर्वोच्चता नहीं है, अपने देश में संवैधानिक सर्वोच्चता है। संविधान ये तीनों स्तंभों पे बाइंडिंग है, मतलब इसको सुप्रीम कहा जाएगा। हाँ, तो ये अधिकार जो है ये संविधान के थ्रू आते हैं, और हर कानून ये संवैधानिक ही होने चाहिए, नहीं तो वो कानून अगर असंवैधानिक रहे तो उसे कोर्ट अल्ट्रा वायरस या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसे रद्द कर सकता है। तो ये मेरे हिसाब से, और मैंने जितने
विधि तज्ञों से बात की, उनके हिसाब से अगर ये कानून अगर बनता है तो इसमें ये कानून संवैधानिक ही डिक्लेयर होगा, ये असंवैधानिक कभी भी डिक्लेयर हो नहीं सकता। जी, एक बात और भी उकेश साहब आपसे चलते चलते समझना चाहेंगे। बड़े लंबे समय से आप ऐसे विषयों को अपनी लड़ाई का हिस्सा बनाते हैं जिन विषयों पर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन वो विषय अपने आप में इतनी चर्चा में आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, बड़ी अदालतों तक पहुंच जाते हैं और इस पर बड़े ऑब्जेक्शंस भी आते हैं। जी, जी। आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये विषय है जिन विषयों को बाजू में छोड़ दिया जाता है, आप स्वयं इनिशिएटिव्स लेते हैं, आप स्वयं याचिका डालते हैं, वो क्या बात है कि जिसके कारण एडवोकेट सतीश उके को ये लगता है कि इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, इन मुद्दों पर कानूनी चर्चा होनी चाहिए और इन मुद्दों को न्याय की प्रक्रिया तक पहुंचाना चाहिए, ऐसा एडवोकेट सतीश उके को क्यों लगता है? देखिए साहब, कैसी है, हर सदी के अपने अपने एक दौर होते हैं। जी, हम आज जिस सदी में हैं, ये सदी तक पहुँचते पहुँचते जितनी सदियाँ इसके पीछे हम छोड़ के आए हैं, एक दौर था बाबा साहब का, एक दौर था गांधी साहब का, महात्मा गांधी साहब का, उसके बीच में उससे सबसे आखिरी फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का दौर आया, और एक डार्क एज भी आया या नहीं आया, या उत्क्रांति का और कोई है, कोई उसको उत्क्रांति बोल सकता है, या उसको कोई डार्क एज बोल सकता है, या कोई उसको एकाधिकारशाही बोल सकता है। तो हर चीज़ का एक दौर होता है। पहले हम अनपढ़ थे, फिर बाबा साहब ने हमको पढ़ना सिखाया, फिर हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने सोचना सिखाया। बाबा साहब के बाद वाला दौर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, फिर राजीव गांधी साहब ने हमको आधुनिकता दी, और आज का जो दौर है वो आज के दौर के बारे में अभी तो दौर पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते। तो हम जो स्टेजेस से यहाँ तक आए, तो आज हमारी मानसिक और शैक्षणिक स्तर जो है वो इस तरीके से मल्टी डायमेंशनल हर तरीके से सोचने का दौर है। ये समय की ज़रूरत है। आप अगर सोशल थ्योरीज के बारे में अगर सोचेंगे तो कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के बाद में किसी ने भी नई सोशल थ्योरीज इन्वेंट नहीं की। उसके बाद में हिंदुस्तान में अपन आज़ादी की लड़ाई लड़े। आज़ादी की लड़ाई के बाद में जब आज़ादी मिली हमें, तो हम आज़ादी के जश्न में खुश रहे हम। तो हम कुछ नई सोशल थ्योरीज दे ही नहीं पाए। इतना बड़ा संविधान हमें मिला जिसका एनालिसिस आज इतने सालों के बाद में भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, और हम संविधान को समझ नहीं पाए। अब ये संविधान कोई अलग शब्दों में तो है नहीं, कोई कठिन शब्दों में तो है नहीं। हमें संविधान को समझने के लिए हमारे लोगों को फुर्सत ही नहीं मिली। ये फुर्सत क्यों नहीं मिली? क्योंकि लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स जो थे वही ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो लोगों के वो प्रॉब्लम ही ख़त्म नहीं होंगे तो लोग संविधान के ऊपर में सोचेंगे कब? इस कारण संविधान की बहुत सारी जो प्रोविजंस है वो उसका एनालिसिस ही हुआ नहीं। और इसका अल्टीमेट रिफ्लेक्शन क्या हुआ? आज़ादी के बाद में काश्तकार जो है वो अपने काम धंधों में लगे रहे कि हमको अपनी खेती से लेन दे। अगर काश्तकारों ने संविधान के प्रति सोचा होता, सोशल थ्योरीज के बारे में सोचा होता, तो आज कृषि कानून का वज्रघात उनके ऊपर ना होता। अच्छा, काश्तकारों को हम दोष देने से वो अनपढ़ या फिर जो समाज में पढ़े लिखों के बीच में नहीं रहते, ऐसे काश्तकारों को दोष देने से कोई मतलब नहीं। क्योंकि काश्तकारों के पहले विकेट अगर समाज में किसी की गिरी तो पढ़े लिखे की गिरी। सबसे पहले गुलाम कौन बना? तो पढ़ा लिखा इंसान बना। वो रोजी रोटी के चक्कर में, अपनी नौकरी मिलाने के चक्कर में, नौकरी टिकाने के चक्कर में उसको लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करने की आदत पड़ गई। वो मुंडी हिलाने लग गया, उसने एनालिटिकल सोचना ही बंद कर दिया, उसको सर्विस लग गई। तो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो बोलते हैं मैं बाहर का क्यों सोचूं, मुझे मेरी रोजी रोटी के बारे में सोचने का है। तो सबसे पहले गुलाम अगर कोई बना तो पढ़ा लिखा इंसान बना, मानसिक तौर पे गुलाम। और काश्तकारों ने सोचा नहीं, वो बोले मेरी खेती भली और मैं भला। तो सबसे पहले अगर किसी की विकेट गिरी तो वो पढ़े लिखों की गिरी। अब देखिए आप, हर जगह पे प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो इसमें सफर कौन हो रहा है? पढ़ा लिखा इंसान हो रहा है। बहुत सारी जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज है वो दिन ब दिन खत्म हो रही है। सफर कौन होने वाला है? पढ़ा लिखा इंसान होने वाला है। शिक्षा को अपने तरीके से मोल्ड किया, और हम प्रगत देशों के तुलना में हम उनके बराबर में हम टिक नहीं पा रहे। हमारे युवा क्यों नहीं टिक पा रहे? क्योंकि अब सबसे पहले गुलाम बना तो हमारा पढ़ा लिखा इंसान बना।
क्योंकि हमारा पढ़ा लिखा इंसान सोशल थेरीज को समझना नहीं चाहता, कोई नई सोशल थेरी इन्वेंट करना नहीं चाहता। उसने अपने आंखों के सामने पट्टी बांध ली है, उसको ऐसी लगता है कि नई सोशल थेरी के बारे में उसने सोचा। आप किस नज़र से देखते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ। तो मैं अगर नई सोशल थेरी के बारे में सोचा तो हम कोई देशद्रोह कर लेंगे, राजद्रोह कर लेंगे, इस तरीके से अभी सोचता है इंसान। तो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं सोचना है। तो हमसे भले तो ये किसान बने कि जिनको उनके अधिकारों के ऊपर में आने वाला हमला जो है वो पहले बहुत तुरंत दिख गया और वो बॉर्डर पे लाखों की संख्या में बैठ गए। मैं इसके लिए दोष अभी के सरकार को नहीं देता, क्योंकि सरकार हम समाज में से ही बनी हुई है। ये समाज का दोष है, ये गलतियां हमने की है, समाज ने की है। तो ये गलतियां ना होनी चाहिए, इसलिए हमने इस तरीके से सोचना चाहिए, नई सोशल थेरीज के बारे में सोचना चाहिए। उसी तरीके से हमने सजग रहना चाहिए कि हमारा लोकशाही के अधिकारों का हनन किसी तरीके से नहीं होना चाहिए। अब अभी अलग अलग समय पे अलग अलग चुनाव होते रहते हैं। पहले लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, अपने स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, ये अलग अलग समय पे होते हैं। ये अलग अलग समय पे होने का फायदा ये है कि हमारी डेमोक्रेसी जिंदा हो रहती है इसी के थ्रू। हर समय पे अगर ये सारे चुनाव एक वक्त में कर लिए जाए, तो अगर वो चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है, कुछ गैर कानूनन काम होता है, अपने वोटों की चोरी होती है, तो सारी चीजें एक साथ, हमारा नुकसान एक साथ हो जाएगा। अगर आग भी लगती है किसी घर को, किसी बस्ती में, तो हम वो एक घर को तोड़ के अलग कर देते हैं। अगर पूरे बस्ती को एक साथ आग लग गई तो हम इंसानों का बचना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये चुनाव अलग अलग समय पे हो तो इसमें से लोकशाही जिंदा रहेगी। अगर किसी लीडर ने हमें एक चुनाव में बेवकूफ़ बनाया तो हमको सुधरने का मौका मिलेगा दूसरे चुनाव में। तो इससे हम हिटलरशाही से बच जाएंगे, हम इससे एकाधिकारशाही से बच जाएंगे, हम इससे पॉलिटिकल माफिया राज से बच जाएंगे। तो इसलिए हमने वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट का भी हमने विरोध करना ज़रूरी है। और ये विरोध जो है वो सरकार को इतने तौर पे दिखना चाहिए कि सरकार की हिम्मत ना हो, या किसी भी इंटरेस्टेड पार्टी की हिम्मत ना हो कि वन नेशन वन इलेक्शन करने की वो सोचे। साहब, आज के डेट में जो प्रॉब्लम है, बहुत लोग चिल्लाते रहते हैं कि नहीं, एक विशिष्ट लोगों के तरफ में संपत्ति इकट्ठा हो रही है, विशिष्ट लोगों के नज़रिए से सरकार सोचती है और कानून बनाती है। तो इसके लिए जिम्मेदार क्या सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग ही है क्या? नहीं है, हम लोग खामोश बैठते हैं, इसलिए से सारी चीज़ें होती है। हमने अगर हमारी आवश्यकताएं सरकार को नहीं बोली, संख्याओं में जाके नहीं बोली, तो सरकार सुनेगी क्यों? तो इसलिए हमने इस तरीके से संविधान के प्रति से सोचना चाहिए। कितना नियंत्रण देखते हैं आप कैपिटलिज्म का डेमोक्रेसी पर? क्या बोले साहब? कैपिटलिज्म का डेमोक्रेसी पर कितना नियंत्रण देखते हैं आप, कितना प्रभाव देखते हैं आप? अभी तो 100% है साहब। अभी तो 100% है। इसका सोल्यूशन क्या देखते हैं आप? इसका सोल्यूशन ये है कि हमने जब तक हम सोशल थेरीज के बारे में सोचेंगे नहीं, नई सोशल थेरीज इन्वेंट होंगी नहीं, आज के ये प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, या ये प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए, या प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट करने के लिए, तब तक हमको ये सारे प्रॉब्लम सहने पड़ेंगे। आज एक एडवोकेट होने के नाते, क्योंकि आप एडवोकेसी करते हैं, आप अपनी ओर से इनिशिएटिव्स लेते हैं, चीज़ों को एक जस्ट सोसाइटी में बदलने के लिए आप इनिशिएटिव्स लेकर आप आगे बढ़ते हैं। अगर इस वक्त में अगर समझा जाए तो आप अपने यहाँ जुडिशियरी पर कितना चैलेंज आप महसूस करते हैं? देखिए साहब, कैसी है जुडिशियरी जो चीज़ है, ये कोई ऐसी सेपरेट एंटिटी है नहीं, ये तो समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। जुडिशरी को दोष देने से भी मतलब नहीं, हम जुडिशरी के सामने किस तरीके से हमारे मुद्दे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो चीज़ें सामने रखी जाती है। और दूसरी बात ऐसी भी नहीं कि किसी एक विषय में आज अगर कोई जजमेंट हो गया तो जजमेंट फाइनल हो गया, ऐसी नहीं है। अपने यहाँ पे हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, ये कोर्ट में नहीं वो कोर्ट में, चलो ऊपर के कोर्ट में भी चले गया और एक अनडिस्कस मुद्दा उसमें वो इशू में रह गया, हम उसको ओरिजिनल कोर्ट से जा सकते, फिर से शुरू कर सकते हैं। तो कानून ऐसी चीज़ है कि अपने आप पे कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर, इस तरह की चीज़ कोई भी हो नहीं सकती। ऐसी कानूनन प्रावधान अपने इसमें है, संवैधानिक प्रावधान अपने इसमें है। ये बात है कि हम लड़ना छोड़ देते हैं, वो अलग बात है। हम वो इशू को भूल जाते हैं, वो अलग बात है। वो इशू के मल्टीपल डायमेंशंस देखना ज़रूरी है, उसके अल्टरनेटिव रिफ्लेक्शंस देखना ज़रूरी है, उसका अल्टरनेटिव एप्लीकेशन देखना ज़रूरी है, उसका अल्टीमेटली अल्टरनेटिव रिजल्ट देखना ज़रूरी है। ये सारे एंगल से उसको देखना ज़रूरी है, तो हम कोर्ट के सामने उस मुद्दे को रख पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है कि हमने हर चीज़ के लिए कोर्ट को ही वो अल्टीमेट दरवाज़ा क्यों समझना चाहिए? एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं?
क्या उनको कोर्ट, उनको संविधान ने अधिकार नहीं दिए? उनको भी दिए है। न्याय राज्य विधायिका को अधिकार नहीं दिए? उनको भी दिए है। लेकिन लोगों के मन में एक गलत धारणाएं है कि न्याय राज्य विधायिका से हमारा क्या लेन देन है, उनको एक बार रिप्रेजेंटेटिव चुन के दे दिए, हमारा काम खत्म हो गया। कोई तो मंत्रालय के तरफ में और राज्य विधायिका की तरफ में कोई झांक के भी नहीं देखता, उनको लगता कि अपना कोई लेन देन नहीं यहाँ से। लेकिन साहब, अगर आपको लगा कि एक किसी कानून में ये प्रावधान होना चाहिए जो लोकहित में है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसकी एक पिटीशन बना के आपके एरिया के एमएलए के पास में जाके, जिसको आपने विधानसभा सदस्य करके चुन के दिया है, उसकी दस्तखत लेके राज्य विधायिका के सामने आप वो याचिका प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये प्रावधान कानून में है, लेकिन नागरिक इसके बारे में सोचता नहीं, ये करता नहीं। सेम अधिकार पार्लियामेंट के बारे में भी है। आप स्वयं एक नागरिक, आपको जो भी लोकोपयोगी कानून बनाने की इच्छा है वो होना चाहिए ऐसी आपको लगता, तो आप उसके ऊपर में एक याचिका बना के, ड्राफ्ट बना के, अपने हद के एमपी साहब की दस्तखत लेकर उसे आप पार्लियामेंट के सामने दाखिल कर सकते हैं, और पार्लियामेंट की ड्यूटी है उसे कंसीडर करना। अब आप सोचेंगे कि नहीं नहीं, हमारे एमपी साहब बहुत बिजी है, वो हमको देंगे कि नहीं देंगे। साहब, आप है इसलिए एमपी साहब है, वो कोई आसमान से गिरे नहीं है या कोई राजघराने से पैदा होके नहीं आए। आप है करके वो हमारे प्रतिनिधि है, वो हमारे प्रतिनिधि है। और अगर हमारा प्रतिनिधि हमारी याचिका के ऊपर में दस्तखत नहीं करता है, या फिर उसमें जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं समझाता है, आपको असिस्ट नहीं करता है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप आपके मतदार संघ के अपने भाइयों को बताएं, जनता को बताएं कि हम हमारे एमपी साहब की तरफ में गए थे और उन्होंने इस बारे में ये करने से मना कर दिया और उन्होंने हमको मदद नहीं की, ताकि लोगों को पता चले कि हमने चुन के दिया हुआ एमपी या हमको चुन के दिया हुआ एमएलए जो है ये कुछ काम का है या नहीं है। एडवोकेट साहब, इस बातचीत को हमें रोकना होगा, लेकिन चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ। आपने सोशल थ्योरी की बात की, क्या ये सोशल थ्योरी सोशल जस्टिस की ओर जाती है? साहब, सोशल जस्टिस, सोशल थ्योरीज और कॉन्स्टिट्यूशन एक में के साथ में हाथ मिला के चले, तभी ये सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक रिफॉर्मेशन और डेमोक्रेटिक क्या बेस होगा इसका? जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको फ्रेटर्निटी में जोड़ लेता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको इक्वालिटी में जोड़ता है। अब मैं इसको एक उदाहरण बताता हूँ। अभी का जो लोगों का कहना है कि कैपिटलिज्म जो है वो बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर पैसा जो है और सत्ता एक विशिष्ट लोगों के हाथों में आ रही है। आप ऐसी सोशल थ्योरीज दीजिए कि ठीक है, आपने हमारे इंस्टीट्यूशन छीन, आपने हमारी जो है कंपनी जो है गवर्नमेंट कंपनियां छीन ली, उसका प्राइवेटाइजेशन कर लिया, आपने मोनोपोलाइजेशन कर लिया कई बिजनेसेस का, लेकिन आप ऐसी कोई कानून बनाइए, बना सकते हैं हम, वो कानून हम बोल भी सकते हैं, लेकिन अगर आज हम बोलेंगे तो हम शायद अभी के सरकार को या अभी सरकार में बैठे हुए लोगों को उसको उचित तौर पे नहीं लेंगे, वो इसको विद्रोह समझ सकते हैं। तो इसलिए हम वो सोशल थ्योरीज तो अभी बताएंगे नहीं, लेकिन उसका इफेक्ट ये हो सकता है कि वो उनके हाथ में रहने के बावजूद भी उसका जनता के उसका ऊपर में अधिकार रहे, जनता के उसके ऊपर में शेयर रहे। जो भी इंसान इस धरती में जन्म लेता है, जन्म लिए बराबर उसका ये धरती के हर नेचुरल रिसोर्स के ऊपर में समानता का अधिकार है। वो ये नहीं कि उसके पिताजी के पास में, कि उसके नेचुरल पिता के पास में कितनी ज़मीन है, कितनी संपत्ति है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका यहाँ के नैसर्गिक संपत्ति के ऊपर में, नैसर्गिक प्रॉपर्टी के ऊपर में समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 के हिसाब से। नदियाँ बहती है, वहाँ से रेत निकलती है, वो रेत किसी के बाप की नहीं है, वहाँ पे जनता का, हर किसी का अनडिवाइडेड शेयर उसमें होता है। अपने यहाँ पे गिरने वाली वर्षा के ऊपर में, अपने वातावरण में घूमने वाले हवा के ऊपर में हर किसी का अनडिवाइडेड शेयर होता है। उसको कोई भी आदमी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, आपका वो हिस्सा दूसरा कोई छीन नहीं सकता। तो अगर सरकार ने मोनोपोलाइजेशन भी कर दिया है, तो जब वो हमारा हिस्सा वो इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका आने वाला इनकम जो है उसका शेयर हमको मिलना चाहिए। क्या इस प्रकार के कानून बन नहीं सकते? आप देखिए समानता का कानून पे, तो रास्ते के फुटपाथ के ऊपर में पैदा होने वाला बच्चा भी उसका अनडिवाइडेड शेयर उसमें है, क्योंकि उसने इस धरती पे जन्म लिया है। जब तक हम इस तरीके की सोच की शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक हमको सम्मान का अधिकार, इंसान को इंसान करके सम्मान का अधिकार नहीं मिलेगा जो उसको संविधान ने दिया हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों पर सबका अपना एक सा अधिकार होता है और वो समानता का अधिकार होता है, और ये प्राकृतिक अधिकार है जो हमारे संविधान में निहित है। हम बातचीत कर रहे थे एडवोकेट सतीश उके साहब से।
सतीश उके साहब एक ऐसे एडवोकेट जो उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को लोग छूना नहीं चाहते, लेकिन वो मुद्दे जनता के हित की ओर जाते हैं, उस पर स्वयं पहल करते हैं और याचिकाओं के द्वारा उन अधिकारों को सामने रखते हैं। अभी इस बातचीत में आपने ये भी ज़रूर देखा होगा कि वे किस तरह चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के प्रति इतना सजग रहे कि वो उनसे सवाल पूछ सके कि उनके अधिकारों का क्या, जो अधिकार उन्हें संविधान देता है, जो अधिकार उन्हें प्रकृति देती है और जो संविधान में निहित भी है। तो यहाँ हम लोग रुकेंगे। ओके साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।